हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज से एक न्यू वांगशन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वांगशन है मतलब कि टॉप वांग जी होगा और बॉटम विंग होगा, और हाँ, ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड होगा और साथ ही ओमेगा वर्स। ओके, तो चलो हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। ये कहानी राजाओं महाराजाओं के योग की है। इसमें थोड़ा सा टॉक्सिकनेस होगा, जिसमें आपको हर्ट भी हो सकता है, और जिसको मतलब टॉक्सिक पसंद नहीं है प्लीज़ इस चैप्टर को इग्नोर करना। ओके, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों कई लोगों को टॉक्सिक पसंद नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी इसे ज़्यादा टॉक्सिक ना बनाने का, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को इग्नोर करते हैं और हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक बहुत सुंदर से जगह को दिखाते हुए होती है। उस जगह को चारों तरफ से तालाब, नदियों और झरनों ने घेर रखा था, और साथ ही उन तालाब और नदियों को लोटस के फ्लावर्स ने घेर रखा था। वो लोटस के फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। कई गुलाबी थे तो कई लाल कलर के थे, तो कई नीले थे तो कई पीले थे। वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहे थे। वहाँ तो हर तरह के लोटस के फ्लावर थे, और साथ ही उन लोटस के बीज भी थे, जिसे कई लोगों ने कलेक्ट किया हुआ था। कई लोग तालाबों में उतरकर उस लोटस के बीज को कलेक्ट कर रहे थे, तो कई लोग वहाँ पर खड़े खड़े उन लोटस के बीजों को खा रहे थे। कई बच्चे वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे, तो कई बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। कई बच्चे पानी के अंदर थे तो कई बच्चे पानी के बाहर थे। बट वहाँ का माहौल देखकर कोई भी मनमोहित हो जाए, क्योंकि वहाँ का सीन ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ बच्चों की किलकारी गूंज रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। तभी वहां पर एक आवाज आती है, विंग, यंग मास्टर वहां से आ गए हैं। ये सुनते ही पानी के बीचों बीच से एक ओमेगा पानी में छलांग मारता है। मतलब कि वो ओमेगा पानी के अंदर था। वो ये आवाज सुनते ही पानी के ऊपर आ गया था। उसके मुंह में एक लोटस का फ्लावर था और उसके हाथों में कई सारे बीज थे। वो उन सभी को साइड रखता है, बच्चों को देता है, और वो तैरते हुए किनारे पर जाते हुए अपने आप को पानी से झटाते हुए कहता है, क्या सच में गगा आ गए हैं? ये सुनते ही वो पर्सन कहता है, हाँ। ये सुनते ही विंग के फेस में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। उसकी बॉडी गीली होने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने 3 लेयर वाला रोब पहना हुआ था हानफो। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो उसने ब्लैक और रेड कलर के हानफो पहने हुए थे, जो उसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा निखार रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल जो कमर से नीचे तक आ रहे थे, वो अभी भी गीले थे, जिस वजह से वो पूरे उसकी बॉडी से चिपक पड़े थे। यहाँ तक कि उसके फेस में जो उसकी लटें आ रही थी, वो भी उसके फेस में चिपक चुके थे। हमारा विंग उस लट्टू को साइड करते हुए कहता है, कब आए? कहाँ है काका? मुझे उनसे मिलना है। कहाँ पर है? ये सुनते ही वो पर्सन कहता है, वो घर पे है। ये सुनते ही हमारा विंग बिना उस पर्सन की आगे बात सुने वहां से तुरंत अपने कपड़ों को उठाकर भागने लग गया था, क्योंकि उसके कपड़े गीले हो चुके थे। तो गीले कपड़ों में भागना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है और भाग भी नहीं पाते। बट उस ओमेगा को उस पर्सन से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि वो उसका वेट भी नहीं करता और सीधा अपने कपड़ों को उठाकर भागने लग गया था। वहीं उसके पीछे वो पर्सन भी भागने लग गया था, जिसने उसे बताया था। वो विंग से कह रहा था कि विंग रुक जाओ, ऐसे मत भागो, गिर जाओगे। बट विंग को तो कोई फिक्र ही नहीं था। वो बस वहां से भागकर अपने घर की तरफ जा रहा था। कुछ ही टाइम में वो उस घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा सैनिक खड़े हुए हैं। उन सैनिक को देखते ही विंग के फेस में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी, और वो बिना देरी किए हुए अंदर भाग ही रहा था कि अचानक से उस बीटा ने, जो पहले विंग को बताया था, उस बीटा ने विंग को रोक लिया था। वो बीटा और कोई नहीं
मो शानू था। मो शानू विंग का बॉडीगार्ड है और वो विंग का दोस्त की तरह है। विंग उसे देखकर कहता है, मो ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो अंदर। ये सुनकर मो उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम ऐसे जाओगे? अगर तुम ऐसे सबके सामने गए ना, मैडम यू तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेगी और साथ में पनिशमेंट भी दे देगी। ये सुनकर विंग अपने आप को बिना देखे कहता है, मुझ पे गलती क्या है, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, देखो। ये बोलकर वो अपने आप को देखता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो पूरा का पूरा गीला है और ऐसे अगर वो इतने सारे अल्फाओं के बीच में जाएगा तो सच में उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। यही सोचकर वो अपने होठों को बाइट कर लेता है और कहता है, ओह शिट, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर मो उसे डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें पानी में छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम नाव पे बैठे रहो। बट तुम हो कि तुम्हें तो मस्ती करे बिना चैन नहीं मिलता है। अब देखो, तुम्हारे कारण अब मुझे भी डांट पड़ेगा। ये सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी यार, बट मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे गगा से मिलना है, अभी मिलना है, मुझे मुझे अब वेट नहीं हो रहा है। ये सुनते ही मो अपने आउटर लेयर को निकाल कर विंग के ऊपर डालता है और कहता है, पहले अपने कपड़े चेंज करो, फिर यंग मास्टर से मिलने जाना। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और फिर अपना सर हिलाता है और फिर विंग सीधा बचते बचाते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाता है। चलो अब हम जानते हैं आखिर विंग कौन है और ये सब क्या चल रहा है। असल में ये क्लैन लोटस क्लैन है, यानी कि जियांग क्लैन है। और जियांग क्लैन है मतलब कि यहाँ के राजा या कह सकते हो क्लैन लीडर जियांग फैमिया है। उनकी वाइफ मैडम यू है। उनके 3 बच्चे हैं। आप लोगों को डाउट ना हो तो मैं बता दूं, यहाँ पर हमारा विंग जियांग फैमिया और मैडम यू का अडॉप्टेड बेटा तो है, बट विंग को नहीं पता कि वो अडॉप्टेड है। असल में जब विंग का बर्थ हुआ था उसी टाइम उसके मॉम और डैड का डेथ हो गया था। तब हमारी मैडम यू और जैंग फैमिली ने विंग को पाला था। यहाँ तक कि उन्होंने विंग को बिल्कुल भी एहसास होने ही नहीं दिया कि वो उनका अडॉप्टेड बेटा है। वो हमेशा ही विंग को अपने लाडले बेटे जैसा प्यार करते हैं और आज हमारा विंग सबका लाडला है, सबका दुलारा है और सबका फेवरेट है हमारा विंग, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा चंचल और साथ में बहुत ज़्यादा शरारती भी हो चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसा कौन इंसान आया है जिसे देखने के लिए विंग इतना आतुर है। तो वो और कोई नहीं, हमारे चैंग है। असल में चैंग एक सेनापति है, या कह सकते हो जो सेना का देखभाल करता है, जो बॉर्डर में खड़ा होकर ये देखता है कि कहीं हम पे कोई दुश्मन अटैक तो नहीं कर रहा। उसे देखने का पूरा दायित्व हमारे चैंग के ऊपर है और इसी कारण वो हमेशा ही बॉर्डर पे रहता था। तो बॉर्डर पे रहने के कारण वो कभी कभार ही घर आ पाता था और यही कारण था कि विंग अपने गगा को देखने के लिए इतना ज़्यादा आतुर है, क्योंकि उसका गगा कम से कम सिर्फ 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए घर आता है। बाकी हर टाइम वो तो बॉर्डर पे ही रहता है, लड़ाई करता रहता है, युद्ध करता रहता है। और विंग का फेवरेट चैंग ही है, क्योंकि चैंग उसको युद्ध कला सिखाता है। वैसे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ओमेगाओं को युद्ध करने का इजाज़त नहीं है, बट हमारा चैंग कुछ अलग है। वो चाहता है कि जब अल्फ़ा युद्ध कर सकते हैं तो ओमेगा क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने भाई को, अपने छोटे से लाडले से भाई को युद्ध कला सिखाता है और इसी कारण विंग और भी ज़्यादा एक्साइट रहता है चैंग से मिलने के लिए, क्योंकि चैंग जब भी आता है वो हर टाइम विंग को कोई ना कोई युद्ध कला सिखाता ही है और जिसके कारण विंग को हर टाइम चैंग के आने का वेट रहता है। और जैसे ही चैंग घर वापस आता है, विंग उसके पास जाकर युद्ध कला सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहता है। और आज जब उसे पता चला कि चैंग वापस आ रहा है, तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जैंग फैमिया की सबसे बड़ी बेटी का क्या हुआ। उसकी बड़ी बेटी मतलब कि यानली यानली की शादी हो चुकी है, वो भी जिन क्लैन में, और वो भी जिन जुशवान से। जिन जुशवान एक मंत्री है। अरे मैंने तो इनके बारे में बताया, बट इनके एज के बारे में नहीं बताया ना। तो चलो मैं इनके एज के बारे में बताती हूँ। हमारी यानली 26 ईयर की है और हमारा चैंग 25 ईयर का, और साथ ही हमारा विंग
वो अभी अभी 16 साल का होने वाला है, यानी कि उसकी पहली हीट नहीं आई है। और आप मो के बारे में पूछोगे तो मैं मो के बारे में बताती हूँ। मो हमारे विंग का बॉडीगार्ड है। असल में ओमेगाओं को युद्ध कला सिखाने की अनुमति नहीं है, तो हर क्लैन में ओमेगाओं की सेफ्टी के लिए उनके लिए बॉडीगार्ड रखा जाता है, और हमारे विंग के लिए मो को रखा गया था। मो एक बीटा है। हर बीटाओं को ओमेगा के बॉडीगार्ड रखे जाते हैं। जैसे अल्फा है तो अल्फा के साथ ओमेगा को नहीं रख सकते, या फिर ओमेगा के साथ अल्फा को नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी हीट आ सकती है, कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए उन लोगों को नहीं रखा जाता। इसीलिए हमारे विंग के साथ बीटा मो को रखा गया था। और मो विंग से 3-4 साल का बड़ा है, जिस वजह से विंग मो को गगा बुलाता था, और वहीं मो विंग को यंग मास्टर। बट विंग को यंग मास्टर बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, इसीलिए उसने मो को अपने नाम को बुलाने को कहा था। बट मो ऐसा कर नहीं सकता था। बट विंग ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था और कहा था कि वो उसका दोस्त है, तो वो उसे नाम से बुलाए, ना कि यंग मास्टर। वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसने कई बार उसे डांटा था, जिस कारण मो ने भी अब विंग को यंग मास्टर से विंग कहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो बचपन से एक साथ हैं। तो ये इतना चलता है। यहाँ तक हमारी मैडम यू और जैंग फैमा को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। उन्हें पता है कि मो अपनी लिमिट जानता है। उन्हें पता है कि मो ऐसा लड़का नहीं है, इसीलिए वो विंग के साथ हमेशा ही मो को देखकर कंफर्टेबल होते थे। और साथ ही मो कभी भी विंग के साथ किसी अल्फा को इन्वॉल्व होने नहीं देता था। अभी विंग जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और सीधा उस तरफ जाता है जहाँ पर वो सभी बातें कर रहे हैं। हमारा विंग भागते हुए वहां जाता है और सीधा चैंग के पीछे जाकर वो छलांग मार देता है और कहता है, गगा आई मिस यू, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप इतनी देर में क्यों आए हो? आपको पता है आपके बिना मैं किस तरह रह रहा था। कोई भी मुझे ढंग से खेलने नहीं देता था, कोई भी ढंग से मुझे खाने नहीं देता था, कोई भी ढंग से मुझे घूमने नहीं देता था। जितना आप मुझसे प्यार करते हो कोई भी यहाँ नहीं करता। ये बोलकर विंग मुंह बना रहा था, जिसे देखकर मैडम भी उसे घूर रही थी। और वो कहती है, अच्छा बच्चों, हमने तुम्हें घूमने नहीं दिया, हमने तुम्हें प्यार नहीं किया, हम तुम्हें खाना नहीं देते थे, तो कौन इंसान है जो हमेशा घूमता रहता है? खाना खाने के लिए हम तुम्हें पकड़ के लाते थे, और देखो चैंग के सामने ऐसे बता रहे हो जैसे कि हम तुम पे जुल्म करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ आप सब मुझ पे जुल्म करते हो। मैं एक नाजुक सा ओमेगा आप सबके सामने देखो कितना ज़्यादा सूख गया हूँ। गगा आप आ गए हो ना, तो आप मुझे स्ट्रांग बना देना, ओके। ये बोलकर वह अपना बनी सा स्माइल दिखाता है, जिसे देखकर चैंग उसके गालों पे पिंच करता है और कहता है, मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने हद से ज़्यादा खाया होगा। देखो तुम्हारे गाल कितने ज़्यादा चबी चबी से हो गए हो। तुम कहाँ से सूख गए हो, हाँ? ये सुनकर विंग कहता है, अरे देखो मेरे गाल देखो, ये बहुत ज़्यादा फूले हुए थे, बट अभी देखो इसमें से हल्का सा हवा कम हो गया है। देखो, ये बोलकर वो अपने गालों को पाउट करके दिखा रहा था, जिसे देखकर चैंग मुस्कुराता है और उसके दोनों गालों को खींच देता है, जिससे विंग कहता है, गका डॉल डोला है। आपको पता है ना, मैं एक नाजुक सी गुड़िया हूँ, मुझे इस तरह पिंच मत किया करो। क्या पता ये नाजुक सी गुड़िया टूट गई तो। ये सुनकर सारे लोग हंसने लग गए थे। चैंग उसके सर पे एक हिट करते हुए बोलता है, ओह नाजुक सी गुड़िया, मुझे तो पता ही नहीं था ये नाजुक सी गुड़िया इतनी नाजुक है कि हल्के से गालों को पिंच करने पर ही टूट जाएगा। ये सुनकर विंग पाउट बनाते हुए कहता है, अच्छा आपको नहीं लगता मैं नाजुक हूँ? ये सुनकर चैंग कहता है, अरे हमें क्या लगता है, हम जानते हैं, इसीलिए तो हम अपने नाजुक से गुड़िया से कोई भी काम नहीं करवाते। तुम्हें पता है ना, हम तुम्हें ज़रा सा भी कुछ काम नहीं करवाते, क्योंकि तुम हमारी नाजुक सी गुड़िया हो। ये सुनकर विंग एक बनी से स्माइल करता है और कहता है, हाँ मेरे गगा वर्ल्ड के बेस्ट गगा है, वो मेरी प्रॉब्लम जानते हो। नहीं तो माँ, माँ तो मुझे किचन में काम करने बोलती है, आपको पता है गगा। ये सुनकर चैंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, सच में? ये सुनकर उसकी माँ कहती है, मतलब कि मैडम मुंह बनाकर कहती है, मैंने सिर्फ इसे एक गिलास पानी लाने को बोला था,
उसमें इसने कह दिया कि मैं काम कर रहा हूँ। हे भगवान, इसका शादी के बाद क्या हालत होगा जब इसका अल्फा इससे घर के सारे काम करवाएगा। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो चैंग को साइड हक करते हुए कहता है, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, और शादी करूँगा भी तो एक ऐसे राजकुमार से करूँगा जो मुझे कभी भी काम करने ना दे और वो मुझे रानी की तरह रखे, रानी की तरह। ये बोलकर वो चैंग चैंग की तरह देखता है। जेंग चैंग भी उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है, हाँ मेरे नौटंकी। ये बोलकर वो उसके बालों को रफल करता है। तभी मैडम यू उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, अरे अरे बस भी कर दो, आप बाद में बात करना। चैंग तुम अभी अभी आए हो, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना वाना खा के बात करना। ये सुनकर विंग भी कहता है, हाँ गगा, आप इतने टाइम से आए हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, जाओ जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे आपसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है। ये सुनकर मैडम यू कहती, हे क्या बातें करनी है। ये सुनकर विंग चैंग की तरफ देखकर एक विंग करता है, मतलब कि आंख मारता है और कहता है, वो गगा और मेरा सीक्रेट है। ये बोलकर वो अपने गगा चैंग की तरफ देखता है। चैंग भी उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी जैंग फैम उन दोनों को देखते हुए कहते, ओके ओके ठीक है, तुम दोनों भाई भाई की बातें बाद में करना, अभी चैंग जाओ आराम करो, ओके। ये सुनकर चैंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वहां से चला गया था। अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है। वो सब खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी विंग चैंग के पास जाता है और अपने सर को वो चैंग की गोद पे रखते हुए कहता है, गगा, आपने मुझसे वादा किया था ना कि इस बार आप आओगे तो मेरे लिए लोहे का तलवार लेके आओगे। आपने ये वादा पूरा नहीं किया। ये सुनकर मैडम यू उन्हें घूर के देखती और कहती, विंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि ओमेगा युद्ध कला नहीं करते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती। ये सुनकर विंग पाउट बनाता और कहता है, माँ, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इंसान हैं। जब गगा इतने अच्छे से मार्शल आर्ट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। गगा आप ही बताओ, मैं अच्छे से करता हूँ ना। ये सुनकर चैंग भी कहता है, हाँ मेरा भाई सब में अच्छा है। ये सुनकर मैडम यू चैंग की तरफ देखती है और कहती, चैंग तुम ही इसे बिगाड़ रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ओमेगाओ को युद्ध कला नहीं सिखाना है, बट तुम हो कि तुम रूल तोड़ रहे हो। तुम्हें पता है लैंड क्लैन का रूल है, ओमेगाओ को युद्ध कला नहीं सिखाया जाता। अगर तुम सिखाओगे तो हम यहाँ के दोषी कहलाएंगे। ये सुनकर चैंग कहता है, माँ, ये तो हमारे बीच में है ना, और हम अगर बताएंगे ही नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वही रही विंग की बात, मैं विंग को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि विंग अगर कभी अकेला रह जाए, कोई उसे किडनैप कर ले और हम उस टाइम उसकी मदद के लिए ना रहे, तो विंग को अपनी सेफ्टी करनी ही पड़ेगी ना। मैं इसीलिए उसे सिखा रहा हूँ। मैं अपने भाई को किसी भी दर्द में दुख में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं विंग को हर वो चीज़ सिखाऊंगा जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते। ये सुनकर मैडम ये कहती है, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, बट हम हम जिस क्लैन में रहते हैं वो क्लैन लेंस का है, और लेंस के रूल को हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हमने उनके रूल्स को नहीं स्वीकार किया, हमने उनके रूल्स को तोड़ा, तो हम यहाँ के दोषी कहलाएंगे। राज्य विद्रोह के जुर्म में हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे। ये सुनकर चैंग अपनी माँ को समझाता है, माँ आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हो। मैंने सिर्फ विंग को छोटी छोटी ही कला सिखाई है जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सिर्फ विंग को इतना सिखाया है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। तभी मैडम यू कुछ कह पाती उससे पहले ही विंग कहते हैं, माँ, इससे उन्हें क्या लेना देना है, हम भी तो ओमेगाए हैं, हमें भी सीखने का हक है, तो उनको क्या। मुझे ना सच में इन लेंस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आता ये लेंस अपने राज में कुछ भी करवाएंगे क्या। ये सब कैसे कैसे हम पे रूल कर सकते हैं। मैं इन सभी भद्दे से रूल को नहीं मानता। उनके रूल्स कितने ज़्यादा भयानक है, आपको पता भी है कि वहाँ पर 5 बजे उठना है, 9 बजे तो सोना है। उनका खाने का भी टाइम होता है, यहाँ तक कि वहाँ के ओमेगाओं के लिए हज़ारों रूल है। मैंने सुना है, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा रूल है। आपको पता है मेरे दोस्तों के फैमिली मेम्बर वहाँ जब काम करने जाते हैं तो उनको कितने ज़्यादा नियम कानून को देखना पड़ता है।
उनको कितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है। उनसे छोटी सी भी गलती हो जाती उनको कितनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। सच में ये क्रूल है, ये क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो वैंस थे, कम से कम वहाँ ओमेगाओं को हल्का सा तो रिस्पेक्ट मिलता था। वहाँ पर तो ऐसा नहीं था कि ओमेगाओं को युद्ध कला ना सिखाया जाए। यहाँ तो हदें पार कर दिया यार इन्होंने। मैं होता ना इनकी जगह तो सच में मैं इन सभी को कारागार में डालकर जैसे जैसे पनिशमेंट ओमेगाओं को देते हैं ना वैसा पनिशमेंट मैं इन लोगों को देता। और खासकर उस बुढ़े को ये बोलकर वो मुंह बनाता है। तभी मैडम यू की एक चिल्लाने की आवाज आती है, विंग लिमिट में बात करो, वो हमारे राजा है और राजा के खिलाफ ऐसे मत बोलो। अगर किसी ने सुन लिया ना तब क्या होगा तुम्हें पता भी है। हमारे पूरे फैमिली को वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और कोई हमारे लिए फिक्र भी नहीं करेगा। ये सुनकर विंग चुप हो गया था और वो मुंह बनाते हुए सीधा वहां से खड़ा होता है और वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया था। और उसको बहुत ज़्यादा ही रोना भी आ रहा था क्योंकि इस लेंस की वजह से उसकी माँ उसे कितना ज़्यादा डांट रही है आज। सच में उसे जो पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, उसने ये बोल दिया बस। उसकी माँ उसे क्यों चिल्लाती है यही सोचकर विंग रोए जा रहा था। वहीं चैंग अपनी माँ को समझाता है और कहता है, माँ विंग ने सही तो कहा है ना। सच में मुझे कई बार ना ये लेंस के जो नियम है वो पसंद नहीं आते हैं और आपने भी विंग को डांट दिया, अब उसे मनाना पड़ेगा। ये बोलकर वो भी उठता है और वो विंग के रूम की तरफ जाता है। वो विंग के डोर पे 3-4 बार नॉक करता है बट विंग ज़रा सा भी आवाज़ नहीं करता। बट अंदर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। चैंग कहता है, विंग गेट खोलना। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं खोलना मुझे, आप चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये सुनकर चैंग कहता है, अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे लिए मैंने जो गिफ्ट लाया है मैं वो तुम्हें दूँ। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो फिर ठीक है। ये सुनकर विंग कहता है, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? ये सुनकर चैंग बताता है कि उसने मतलब कि विंग ने जो मंगाया था वो उसे लाया है। अगर विंग को वो नहीं चाहिए तो ठीक है, वो बता सकता है, वो किसी और को दे देगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अगर वो रखा रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगी और उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। उसने कितने प्यार से वो लाया था, अगर विंग को नहीं चाहिए तो वो किसी और को दे देगा। ये सुनते ही विंग झटके से उठता है और वो गेट को खोलते हुए कहता है, सच्ची आप मेरे लिए तलवार लाए हो? ये सुनकर चैंग कहता है, हाँ मैंने लाया है बट वो सीक्रेट है। अगर तुमने दूसरों के सामने उस तलवार को खोला ना तो क्या होगा तुम्हें पता है ना? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, माँ मुझे बहुत डांटेगी, फादर उसे मुझे पकड़ने नहीं देंगे और लोग मुझे बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। ये सुनकर चैंग कहता है, इसीलिए मैं वो नहीं ला के दे रहा था बट तुमने ज़िद किया है तो मैंने उसे तुम्हारे लिए लाया है। बट हमेशा ही तुम उसे चेंजिंग पाउच में ही रखोगे, ज़रूरत पड़ने पर ही उसे तुम निकालोगी। वादा करो मुझसे। ये सुनकर विंग उसे वादा करता है और स्माइल करते हुए कहता है कि अब मुझे जल्दी दिखाओ, मुझे देखना है उसे। ये सुनकर चैंग मुस्कुराते हुए उसको अपने पाउच से कुछ निकाल के देता है। जैसे ही विंग ने उस तलवार को देखा वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसकी आंखें मतलब आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वो कहता है, गगा थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो चैंग को गले लगा लेता है और वो उस तलवार को खोल के देखता है। उस तलवार को देखते ही विंग के आंखों में चमक आ गई थी। जैसे ही विंग ने उस तलवार को खोला ना उसका शाइन इतना ज़्यादा तेज था कि विंग ने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। फिर धीरे धीरे करके विंग अपनी आंखें खोलता है। उस तलवार में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग उस तलवार को इधर उधर घुमा के देखता है, वो बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट था। विंग कहता है, गगा आपने आपने बहुत ज़्यादा सुंदर वाला तलवार लाया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब वर्ल्ड के बेस्ट गगा हो। ये बोलकर फिर से विंग चैंग को गले लगाता है। तभी चैंग विंग को दूर करते हुए कहता है, ओके ओके फाइन, अब इस तलवार को अपने चेंजिंग पाउच पे पकड़ लो, ओके किसी को दिखाना नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ गगा बट आपने कहा था कि इस तलवार को चलाना
लकड़ी की तलवार को चलाने से अलग होता है। तो क्या आप मुझे सिखाओगे? ये सुनकर चैंग कहता है, ठीक है, बट अभी चुपचाप जाके सो जाओ, ओके? और परेशान मत होना, माँ की बातों को बुरा मत मानना, ओके? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर अपने गगा को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके वो बाय बोलता है और सीधा गेट को लगाकर वो अंदर चला गया। वो पूरी रात भर उस तलवार को ही देखता रहा। उस तलवार को देखते ही विंग को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि वो उसे चलाना चाहता था। बट वो घर में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना, तो वो कहाँ जाके प्रैक्टिस करे? यही सोचते हुए विंग बस इधर से उधर टहल रहा था। तभी उसे आइडिया आया, क्यों ना वो पहाड़ पे जाके करे। हाँ, पहाड़ पे जाके करेगा तो वहाँ तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं और कोई उसे देखेगा नहीं। यही सोचकर विंग जल्दी से अपने कपड़ों में से एक मास्क निकालता है जिससे उसका फेस ढकेगा, और साथ ही विंग ने अपने बॉडी के ऊपर एक तालिस्मा लगाया था। उस तालिस्मा के दौरान विंग का जो ओमेगा फेरोमोन है वो बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी अल्फा उसे अट्रैक्ट नहीं होगा। विंग यही सोचकर सीधा अपने रूम के खिड़की से बाहर कूद जाता है और वो उछलते कूदते हुए सीधा जंगलों को पार करते हुए पहाड़ी एरिया में जाता है। उसको वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा था, वो भी उड़ते हुए, क्योंकि वो पहाड़ दूर है। असल में विंग को पता है कि जहाँ पर विंग रहता है उसके आसपास जितने भी एरिया हैं वहाँ के लोग विंग को जानते हैं। भले ही विंग ज़्यादा निकलता ना हो, फिर भी लोग जैंग फैमिली में कई लोग आते रहते हैं ना, तो कई लोगों ने विंग को देखा है। तो विंग को देखा है मतलब कि उन सभी को विंग का एड्रेस पता है, विंग का नाम पता है। और अगर उनमें से गलती से किसी ने देख लिया विंग को तो कांड हो सकता है। इसीलिए विंग ने थोड़े दूर वाला एरिया चुना था और उसने सोचा था कि सुबह होते ही वो फिर से घर निकल जाएगा। यही सोचकर उस पहाड़ पे विंग आया था और वो वहाँ पर जाकर इधर उधर घूम रहा था। तभी विंग को एक ऐसा जगह दिखता है जहाँ पर सिर्फ बैम्बू की पेड़ है, मतलब कि वहाँ पर लंबे लंबे बैम्बू के पेड़ हैं, जिस वजह से वहाँ पर जगह भी बहुत अच्छा सा खाली है और विंग वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकता है। यही सोचकर विंग वहीं पर अपना तलवार निकालता है और वो अपने तलवार का प्रैक्टिस वहीं पर करने लग गया था। विंग पहले लकड़ी के तलवार से प्रैक्टिस करता था, जिस वजह से विंग को इस तलवार को चलाने में हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि लकड़ी का तलवार अलग होता है और ये लोहे का तलवार अलग है। विंग को इसे कंट्रोल करने में हल्का सा मुश्किल हो रहा था, बट विंग फिर भी कोशिश कर रहा था और वो तलवार को अच्छे से चलाने का ट्राई कर रहा था। ऊपर से जब भी पत्ती गिरते थे विंग उस पत्ती को काटने की कोशिश करता था, बट कई सारे पत्ती उस तलवार से बचकर निकल जाते थे। विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि जब भी वो लकड़ी के तलवार से इन पत्तियों पे वार करता था तब वो आसानी से उन पत्तियों को मतलब मार देता था, बट ये पत्तियां तो उछल कर जा रही है। इस चीज से विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बट उसने हिम्मत हारना नहीं चूज किया। उसने फिर भी ट्राई किया और वो ट्राई कर ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ आवाजें आती हैं, और जैसे ही विंग ने ऊपर की तरफ देखा तो वो देखता है ऊपर इतना सुंदर सा चांद निकल आया है। बट उस चांद के बीचों बीच से एक ब्लू कलर के कपड़े पहना हुआ इंसान हवा में उड़ रहा है और उसके आगे पीछे चारों तरफ से ब्लैक कपड़े पहने हुए इंसानों ने उसे घेर रखा है। विंग नीचे से उन सभी लोगों को देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे वो ब्लैक कपड़े पहने हुए इंसान उस बीच वाले उस ब्लू कलर के कपड़े पहने इंसान के ऊपर हमला करे, बट वो इंसान इतनी आसानी से उन लोगों को डॉच कर रहा है, उनकी तलवारों को डॉच कर रहा है और साथ में उनसे लड़ाई भी कर रहा है। ये देखकर विंग तो अमेज ही हो गया था और वो बस शॉकिंगली उन ऊपर की तरफ देख रहा था। बट इतने सारे लोग एक इंसान पे हमला कर रहे हैं तो उस इंसान को भी हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा था। विंग तो उस इंसान का फाइटिंग देख रहा था। वाव, उस इंसान का फाइटिंग कितना ज़्यादा अमेजिंग है। वो इंसान एक मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल में छलांग मारा था और वो सारे लोगों से लड़ाई कर रहा था। उन सभी इंसानों की नज़र विंग पे नहीं पड़ी थी, बट विंग तो चुपचाप उन लोगों की तरफ देख रहा था।
वो बस उस चाँद की रोशनी में उन सभी को लड़ते हुए देख रहा था। तभी विंग देखता है कि जो ब्लू कलर पहना हुआ इंसान है, उसके पीछे से कोई उस पे अटैक करने वाला है और उस इंसान का नज़र सामने गुंडों पे था। जिसके बाद तो विंग चीख कर कहता है, हे पीछे देखो। ये सुनते ही उस इंसान की नज़र पहले नीचे की तरफ जाती है। नीचे विंग खड़ा हुआ था, वो भी ब्लैक कपड़ों में। ये देखकर वो इंसान शॉक था, बट जैसे ही उसने सुना कि पीछे देखो, वो इंसान पीछे देखता है और जल्दी से अपने तलवार से उस इंसान के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण वो गुंडा हल्का सा घायल हो गया और उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे जाके गिरता है, जिसे देखकर विंग तो सरप्राइज ही हो गया था। वो कहता है, वाह, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुमने एक ही बार में इस इंसान को घायल कर दिया और नीचे गिरा दिया। ये बोलकर विंग क्लैपिंग करते हुए उस ब्लू वाले इंसान को देख रहा था। वहीं वो इंसान विंग को इग्नोर करना चाहता था, बट चांद की रोशनी में विंग इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है कि उसकी नज़र रह रहकर विंग की तरफ ही जा रही थी, जिसके कारण उस इंसान के ऊपर फिर से कोई लड़का, मतलब कि कोई गुंडा अटैक करने वाला था कि विंग ने फिर से कहा, हे बच्चों, उससे वो तुम्हारे साइड में मार रहा है तुम्हें। ये सुनते ही वो लड़का फिर से साइड वाले पर्सन को हिट करता है, जिससे वो गुंडा डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लग गया था। बट फिर से वो ऊपर चढ़ने लग गया था। बट बार बार विंग उस पर्सन को बता रहा था कि यहाँ से अटैक हो रहा है, वहाँ से अटैक हो रहा है, नहीं देखो तुम्हारे ऊपर से, नहीं देखो तुम्हारे नीचे से, ऐसे वैसे करके विंग उसे बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रहा था, मतलब उसे बता रहा था कि उसकी फोकस सब तरफ रहे। वहीं वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छे से उन सभी को सबक भी सिखा रहा था। बट विंग देखता है कि उस लड़के के फेस में एक इंसान ने कुछ फेंका, जिस वजह से वो लड़का डिसबैलेंस होकर नीचे गिरा है। ये देखकर विंग शॉक हो गया था और वो जल्दी से उछलते कूदते हुए, मतलब कि पेड़ के सहारे उछलते कूदते हुए उस लड़के को बचाने जाता है और विंग ने उसे कैच भी कर लिया था। बट वो लड़का बहुत ज़्यादा हैवी था, बट फिर भी विंग ने ट्राई किया और उसे बचा लिया। वहीं वो लड़का अपने आँखों को खोलने का ट्राई कर रहा था, बट उसके आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। विंग उस लड़के को देखता है। उस लड़के के फेस में भी एक मास्क लगा हुआ था, जिस वजह से विंग उसका फेस नहीं देख पा रहा था। वहीं वो लड़का भी अपने आँखें खोलने का ट्राई कर रहा था, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके फेस में बुरी तरह से जलन हो रही थी। वहाँ बस विंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो उसे अपनी आंखें खोलने को बोल रहा था, बट वो खोल भी नहीं पा रहा था। वहीं विंग ऊपर की तरफ देखता है, सारे गुंडे विंग और उस इंसान की तरफ आने लग गए थे। विंग कहता है, ओ शिट, ये सब हमारी तरफ आ रहे, अब मैं क्या करूं। ये सुनकर वो पर्सन अपनी आंखें बंद करे हुए ही अपने तलवार को उठाता है और वो कहता है, तुम मुझे बताना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, समझ आया। ये सुनकर विंग कहता है, बट मैं कैसे। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, जैसे तुम अभी बता रहे थे वैसे ही मुझे बताना। ये सुनकर विंग कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो उस इंसान को देखता है। वहीं वो इंसान अपने जगह से खड़ा होता है। वो अपनी आंखों को बंद किए हुए कहता है, बताओ मुझे कहाँ से आ रहे हैं वो। ये सुनकर विंग बताता है कि वो सब सामने खड़े हुए हैं। ये सुनकर वो पर्सन अपने तलवार को सामने उठाता है और फिर वो लड़ाई करने लग गया था। फिर क्या, विंग उसे बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट करता है और वो बताने लग गया था कि कहाँ से अटैक हो रहा है। वहीं वो पर्सन भी बहुत अच्छे से विंग के बताए हुए इंसान को मार रहा था। कुछ ही टाइम में सब लोगों को उसने अच्छे से सबक सिखा दिया था। सारे लोग नीचे में गिरे हुए थे। विंग क्लैपिंग करने लग गया था। वो कहते, वाओ, तुम तो ग्रेट हो यार। तुमने अपनी आंखों को बंद किए हुए कैसे इन सभी को हरा दिया। मैं तो तुम्हें सल्यूट करता हूँ। मुझे भी तुम्हारे जैसा ही एक तलवारबाज बनना है। ये सुनकर वो अल्फा उसे कहता है, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग थोड़ा सा हिचकिचा गया था और वो अपने नेक को खुजलाते हुए कहता है, वो मैं एक राहगीर हूँ। मैं बस राह में चल रहा था, तो अचानक से मैंने देखा कि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तो मैं बस देख रहा था। क्या देखना गलत बात है। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, नहीं, बट इतनी रात को ऐसे जगह में चलना ये गलत बात है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कोई भी डकैत तुम पे हमला कर सकता है। ये सुनकर विंग कहता है, मुझ पे कौन हमला करेगा, वैसे भी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, बट क्या तुम्हारे पास पानी है? ये सुनकर विंग कहता है, पानी? मेरे पास पानी नहीं है। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ कोई नदी जिससे मैं अपना फेस धो सकूं? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ नदी है ना, बट वो थोड़ा दूर में है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये बोलकर विंग उसके पास जाकर उसे पकड़ने ही वाला था कि उस अल्फा ने अपना हाथ छुड़वा लिया और वो कहता है, ऐसे चलो हम चल सकते हैं। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, हाँ ठीक है ना। ये बोलकर वो उसे बताने लग गया था। एक जगह पे वो अल्फा चलते चलते गिरने वाला था, बट विंग ने उसे संभाल लिया और वो कहता है, आराम से। ये सुनकर वो अल्फा खड़ा होता है और कहता है, ठीक है। विंग ये सुनकर मुंह बनाता है और कहता है, खड़ूस कहीं का, मैंने मदद किया, मुझे थैंक यू भी नहीं बोल सकता। ये बोलकर वो मुंह बना रहा था। फिर कुछ ही टाइम में वो दोनों पास की नदी के पास पहुंचते हैं। विंग उस नदी के पास उस अल्फा को लाता है और बताता है कि ये नदी आ गए। ये सुनकर वो अल्फा अपना सर हिलाता है और फिर नदी के पास जाकर वो पानी से अपने फेस को वॉश करने लग गया था। जैसे ही विंग ने उस अल्फा का फेस देखा, वाव, विंग तो सच में मिसमराइज ही हो गया था। इतना खूबसूरत अल्फा उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं। हे गाइस, तो आप मुझे बता सकते हो वो अल्फा कौन था और वो यहाँ क्या कर रहा था? क्या वो अल्फा विंग को देखेगा? क्या वो अल्फा विंग को पहचान पाएगा? क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसा होगा विंग का लाइफ, ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। ओके, फिर बाय।